जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने सोनाडी टांडा बाड़ी का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और डीजीएमएस खनन सुरक्षा महानिदेशालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। राय ने कहा कि खनन गतिविधियों से प्रभावित गांवों में पुनर्वास और मुआवजा की स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा मानकों की निगरानी में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में कंपनियां असफल रही है। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि खनन से धूल और प्रदूषण बढ़ा है, जल संकट गहराया है और स्वास्थ्य लंबी समस्याएं बढ़ रही है। सरयू राय ने मांग की कि प्रभावित गांवों के लिए ठोस पुनर्वास योजना लागू की जाए, बीसीसीएल और डीजीएमएस को जवाबदेह बनाया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनियां और एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो वे इस मुद्दे को विधानसभा और उच्च स्तर पर उठाएंगे। बहुत हिम्मत दिखाया इस मामले में और हम लोग हमेशा ही कहते हैं और मैंने आज मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि भारत सरकार की एक संस्था है जो खान खदान में सुरक्षा देखती है, डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी, और उसका मुख्यालय धनबाद में ही है। तो इतनी घटनाएं घट रही हैं जब इस क्षेत्र में, तो डीजीएमएस को घूमकर अपने विशेषज्ञों के साथ एक सलाह तो देनी चाहिए बीसीसीएल को और गवर्नमेंट को कि इस क्षेत्र में कहाँ क्या होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे ये पूरा इलाका पिलर पर खड़ा है और पीछे में देख रहे हैं कितना ऊंचा ओबी डंप हो गया है। ओबी डंप होगा तो पिलर का स्ट्रेंथ कितना है उसको प्रभावित करेगा। ये बगल में आउटसोर्सिंग हो रही है और हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है। हेवी ब्लास्टिंग होगा तो उससे भी पिलर पर असर पड़ेगा। और तीसरा, जो अवैध खनन कर रहे हैं ये जाके पिलर ही काट दे रहे हैं। तो आज तो केवल यहाँ पर इस गांव में सोनाडी में हुआ है, पूरा कतरास पिलर पर खड़ा है। यही स्थिति रही तो एक दिन कतरास भी धंसने लगेगा और नीचे जाने लगेगा। तो डीजीएमएस का प्राथमिक दायित्व है। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी किस पर सुनिश्चित किया जाए, जिम्मेदारी तो व्यवस्था पर है। इसलिए मैंने शुरू में डीजीएमएस को कहा था, डीजीएमएस का दायित्व है रिपोर्ट देना और बीसीसीएल का काम है उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करना। जहाँ डेंजर जोन है वो बताने का काम डीजीएमएस बताना चाहिए, घूम के भ्रमण करके उनको अब आगे क्या होना चाहिए कि और दूसरा है कि ऐसे लोगों का जो मन बढ़ रहा है गलत काम करने वाला का, क्या बीसीसीएल भी ही ऐसा कुछ कर रहा है जो जनता के हित में नहीं है, तो इसको देखना रोकना जो हमारे राज्य सरकार के अफसर यहाँ हैं उनका काम है। क्योंकि अगर वो कहता है डेंजर जोन है तो इस गांव को कहीं सुरक्षित जगह पर बसाना चाहिए और तत्काल जो लोग यहाँ से कर दिया कि मत जाइए उधर, तो जो लोग जहाँ रह रहे हैं रात में वहाँ उनके लिए एक अस्थायी ठिकाना इनको बना देना चाहिए। कहीं जगह देकर मूलभूत सुविधा के साथ अस्थायी बना दीजिए। उसके बाद अस्थायी विस्थापन के जो मापदंड है उसके हिसाब से आप करिए। तो आज हमारे बीच में सरयू राय जी हैं और ये सीधे स्पॉट पे गए थे सोनाडी, जहां पे 60 वर्ष का एक बुजुर्ग, 40 वर्ष की एक महिला और 16 वर्ष की एक लड़की जमींदोज हो गया। यानी कि यूं कहा जाए कि अवैध उत्खनन की भेंट चढ़ गई। आपको सर क्या लगा वहां पे, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और वहां का जायजा बताइए। मैं वहाँ पहुँचा और स्थिति को देखा तो स्थिति मुझे हृदय विदारक लगी, बहुत भयावह लगी। केवल 3 लोग मौत के गाल में चले गए, इतना ही नहीं है, जो आसपास के परिवार हैं उनके चेहरे पर भी मौत का साया संकट नज़र आ रहा था। उनका भविष्य क्या होगा इसके बारे में चिंता नज़र आ रही है। और बीसीसीएल और राज्य की सरकार ने इस संकट की घड़ी में उनके साथ संवेदना प्रदर्शित नहीं किया, इसकी तकलीफ भी वहाँ दिखाई पड़ रही है। धरती नीचे धंस गई है, बड़ा बड़ा दरार आ गया है, नीचे से गैस निकल रहा है। ये सब चीज़ें हैं जहाँ हम लोग इसका जो कारण है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, मगर जो परिवार पीड़ित है वे परिवार चाहते हैं और उचित उनका कहना है कि आपने नोटिस दे दिया कि आप घर छोड़ दीजिए,
बिना दस्तखत किए हुए टाइप कागज पर नोटिस मिल गए थे और वो कहाँ जाएं तत्काल इसकी व्यवस्था नहीं है। सरकार को दो रणनीति बनानी चाहिए थी, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। आज रात, कल रात, परसों रात या 15-20 दिन तक वो कहाँ रहें? सरकार के पास इतनी ताकत है कि एक दिन में उन लोगों के लिए टेम्प्रोरी घर से बना सकती है जहाँ आश्रय स्थल के रूप में, तो नहीं किया इन्होंने। दूसरा, उनके भोजन की उचित व्यवस्था नहीं है। एक सामियाना खड़ा किया, भोजन जाता है, लगता है सीमित मात्रा में, और ओपन है तो चेहरे पर तो लिखा नहीं है कौन पीड़ित है, कौन बाहर का है, कौन नहीं। कोई खा लेता है, ऐसे लोग लिखा ही नहीं है। तो एक तो उनको तकलीफ है और ये वाजिब तकलीफ है BCCL से भी और झारखंड सरकार के प्रशासन से भी कि ये सब तत्पर होकर उनके दुख में हाथ बटाना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। अब हम लोग आएंगे इस पर जो घटना हुआ है, तो मैंने अनुमान लगाया वहाँ जितनी मेरी जानकारी है, तो मुझे 3 बिंदु इसमें स्पष्ट दिखाई पड़े। एक तो जो पूरा इलाका है वह इलाका कोयला के पिलर पर खड़ा है। नीचे 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है। माइनिंग के दौरान खनन करने वालों ने 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट चौड़ा और लंबा एक कोयला का पिलर खंभा छोड़ दिया है ताकि ऊपर की धरती उसके ऊपर टिकी रहे। जब ऐसी स्थिति है और इलीगल माइनिंग हो रही है, उसमें पिलर भी काटा जा रहा है, तो DGMS नाम का जो संगठन है भारत सरकार ने बनाया है, जिसको खनन क्षेत्रों में सेफ्टी की स्थिति को देखना है, उसने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया है कि पिलर कटिंग करके अवैध माइनिंग वाले कोयला बेच रहे हैं, तो ऊपर की धरती का क्या होगा। दूसरा कि ठीक सोनारडी के सटे हुए 10 मीटर 20 मीटर पर ओवरबर्डन का बड़ा ऊंचा डंप, पहाड़ जैसा ऊंचा डंप खड़ा है। अब उस डंप का वजन कितना है और नीचे जो कोयला का खंभा है वह कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है, इसके बारे में कभी DGMS ने किसी ने कोई अध्ययन नहीं किया और डालते गए। अब वैज्ञानिक तरीका है। तीसरा कि जो भी आउटसोर्सिंग कर रहा है वह बड़ी पावरफुल विस्फोट करता है, हाँ, जल्दी निकलता है। अब विस्फोट करता है तो उसका असर क्या होगा उस धरती पर जो पिलर पर खड़ी है। ये तीनों बिंदुओं पर न तो BCCL ने विचार किया है, न DGMS ने विचार किया, और हो सकता है कि इसका भी असर हो। अवैध माइनिंग का तो है ही है, जो ये आउटसोर्सिंग वाले ब्लास्टिंग कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग करने वाले भी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे तो पूरा ये इलाका ही इसका शिकार हो जाएगा आज नहीं करने पर। इसमें ये सभी लोग ऐसे कि DGMS बहुत ही दोषी है, कल्पित है, अपराधी है इस नाते में। और BCCL को तो लगता है कि जितना कोयला निकल पा रहा है उनका कोई बच जा रहा है, जितना निकल रहा है उसी में वो अपना संतुष्ट है और वो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जो स्थिति ऐसा पैदा हो रही है उस पर कुछ कैसे लगाएं। CISF की जो फौज है वो बेकार है, धीरे धीरे शामिल हो गई है इसमें। अब राज्य की सरकार है, उसके पदाधिकारी हैं, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है राज्य का, जिससे सारी स्थितियाँ देखते हैं। यानी सरकार की जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं नाकाबिल हो गई हैं और किसी को संवेदना नहीं, मतलब नहीं है। और जो यहाँ के आला अफसर हैं जब वही इस लूट के हिस्सेदार हो जाएंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सर, क्या इस लूट का या इस अवैध उत्खनन का कोई सटीक इलाज है कि नहीं हो? क्योंकि ये हर हाल में जनता का ही पैसा लूटा जा रहा है और एक जगह जाके इकट्ठा हो रहा है। तो अभी कोई मित्र एक सवाल उठाए थे कि केंद्र सरकार की स्थिति है, BCCL की स्थिति है, DGMS की स्थिति है, उड़ीसा प्रशासन की स्थिति है, तो होगा क्या। तो ऐसी स्थिति में जो गैर कानूनी समूह चलाने वाले लोग हैं, दबंग हैं, तो सामने आते हैं, उनकी ही बात चलती है।
और अभी तक वही स्थिति धनबाद में है, वही चला रहा है। तो क्या आपको लगता है कि लगातार चलती रहेगी? ये खनन के मामले में भी तो हम लोग गए थे वहाँ कतरास में, लेडी उमर में, एक तो मुराई भी है, वहाँ गए थे। एक आदमी घर में फंक्शन था और वहाँ के मुद्दे को तो मैं पिछले 3 साल से उठा रहा हूँ। एक दीवार खड़ी हो गई है 100 मीटर 150 मीटर लंबी। किसने खड़ा किया है विधानसभा में सरकार ये नहीं बताती है। खड़ा है, गलत है, अवैध है, तो विश्वकर्मा जी तो रात में नहीं आए कि खड़ा करके सवेरे चले गए वहीं से। तो यही कह रहा हूँ कि यहाँ जो दबंग समूह जब शासन प्रशासन फेल हो जाता है तो उनकी ही समानांतर सरकार चलती है और सरकार के जो असली पदाधिकारी हैं वो भी इनके इशारे पर चलने लगते हैं। धनबाद में यही स्थिति हो गई। तो आपने देखा कि धनबाद में यानी कि कालाबाजारी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाला विगत समय में भी बंद होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या धनबाद की प्रशासन हो या अवैध उत्खनन करने वाले गैर कानूनी व्यवसायी लोग, सब लोग का मिली भगत है। और इसी मिली भगत का नतीजा है कि आए दिन ये घटनाएं घटती रहती है और ये घटनाएं घटती रहेगी, क्योंकि ना बीसीसीएल को मतलब है, ना डीजीएमएस को और ना यहाँ की निजी प्रशासन को। सवाल उठता है कि इस इंसानियत का जो हनन हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? इंसान ही जिम्मेदार है, लेकिन इसका निदान कौन करेगा? ये अब सवाल जनता के ऊपर है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। और लोगों ने मना किया कि आगे आप लोग मत जाइए, क्योंकि बता लो आगे जाकर देखते जमीन ही बिल्कुल नहीं और बड़ा दराज मैंने कहा कि जो भयावह स्थिति वहाँ है की कल्पना करना और उसका वर्णन करना ये बड़ी बात संयोग बस या किसी कारण की वजह से घटनाएं होती मैं आता हूँ। जब कोई भी चिंता है तो जो गैर कानूनी गतिविधियाँ चलाने वाले लोग या जो दबंग लोग व्यवस्था उनके ही इशारे पर चलती है, तो बाद में कभी ऐसा ही हो रहा है। हम लोग कतरास भी गए थे, तो गाँव है मुराई, वहाँ पे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार। वहाँ से किसान भी आए थे, के चारों तरफ चार दीवारी, ये 4 बार विधानसभा में सवाल उठा। अंत में जाकर यहाँ के उपायुक्त के ऊपर विधानसभा में प्रिविलेज की कार्रवाई को जवाब दिया है और जवाब पर संतोषजनक दिखा है। इसके अवैध उत्खनन के बारे में मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं और इसमें मुझे लगता है कि कुछ कहने के लिए नहीं रह गया, जब चल रहा है। बात तो वही सामने से पूछा गया था, जो शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या होगा? वही स्थिति है। जो गैर कानूनी संस्थान है, दबंग व्यक्तित्व है, वो सारी चीज़ों को चलाते हैं। वही धनबाद में हो रहा है। और जो बड़े अफसर हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है, हाथ पर हाथ डाले बैठे, अब तो मुश्किल हो गया है कि विधानसभा में आप सवाल करिए तो प्रशासन गलत उत्तर देता है और उसी गलत उत्तर के कारण सीधे वसन हुआ है। बस लगातार गलत उत्तर देना, समाज में जाकर उत्तर देना, तो दीवार खड़ा हो गई लेडी उमर और जैसा हमारा रोड पर। अब मैंने यही पूछा था कि ये रात में विश्वकर्मा जी तो आके नहीं खड़ा कर चले गए हो, दीवार है सब स्वीकार करता है, उत्तर देता है, किसने खड़ा किया है इसके बारे में कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तहकीकात करके पता कर सकते थे
तो हम लोग ये हमारे कहने का जो मतलब है, अलग अलग व्यक्ति उसका अलग अलग मतलब निकाल सकता है, और मैंने वही कहा है जो प्लेन का काम हम लोग यही कर रहे हैं, और उसी का प्रशिक्षण आज वहाँ भी दिखाई पड़ा कि जहाँ तो बर्फ की हुई जमीन की क्या हुई है। तो अब तो पूरा इलाका यहाँ पे ग्राउंड माइनिंग हुआ, तो कहा जाए कि वो संकट का क्षेत्र हो गया। जब नीचे ग्राउंड माइनिंग हो गई, इधर पर खड़ा है, तब कौन सी गतिविधियाँ वहाँ होनी चाहिए, और सोचने उस इलाके में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो किस क्षमता की बातें वहाँ होनी चाहिए। अगर सभी के जानकारी में है कि पीरियड काटा जा रहा है, तो पीरियड कटेगा तो क्या होगा, ये तो सब जानते हैं। अब तक सोचते हैं कि हम 3 साल के लिए आए, 2 साल के लिए आए, यहाँ से चलेगा। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो ये फसला रोज रोज बढ़ते जा रहा है। इसका इलाज सबसे अधिक यही है। सही बात यही हुई कि अब तक जितनी शिक्षा घटनाओं हो रहा है उसमें जो भी मजदूर मरे हैं 50 उनको लोगों ने एक तरह से दफना के ऊपर से बराबर कर दिया। हम लोग के सामने वहाँ भरा जा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं जिनके 30-40 जीते हैं, और यहाँ पर गाँव वालों ने रोक दिया कुछ ऐसा करने के लिए, तो यहाँ लोग नहीं कर पाए। तो यहाँ भी 3 आदिवासी घरों के लोग भरे, कहीं पता नहीं चला तो मुआवजा मुआवजा सरकार ने भी पहले तो मिलता है, मुआवजा के बारे में मुझे लगता है कोई बात भी नहीं हुई है। जो लोगों ने बताया वहाँ के परिवार में 2 दिन पहले आपका भी कुछ जगह मुआवजा इसलिए तो कहाँ रखेगा। सबसे पहले तो अगर आप सोचा रहे जमीन उनकी रहती है, अगर आप हटा रहे हैं तो कहीं तो इनको अस्थायी तौर पर पहले कीजिएगा, बाद में स्थायी तौर पर पूरी व्यवस्था करिएगा। और मुआवजा जितना देना चाहते हैं भेज दें, सबका खाता लेकर उनके सामने भेज देंगे, और दुआ देंगे। गाँव के दूसरे सामने सतर्क पड़ा है, और एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणियाँ हो रही हैं। सांप जहरीला सांप को कहा जा रहा है। तो ये लगता नहीं है कि ये टकराव जाए। तो कांग्रेस के प्रभारी हैं वीरराज, उन्होंने बयान दिया है कि यहाँ के जो अफसर हैं माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं, और रह क्या क्या है, बच क्या गया है। और सब है कि राजनीति में लोग इतना लचीला होते हैं तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो आ जाए हो सकता है कि जो हाथ मिलाए कर जो हुआ वो हुआ, अब से हमें बात कर रहे हैं तो कहा नहीं जा सकता है। मगर हम थोड़े अगर चाहें तो बिना कांग्रेस की भी सरकार चला सरकार करें तो उसको दिवाले नहीं जाएगा। अगर इसमें चलती है एक तरफ अभी मैंने के पास संख्या बल है, जैसे 34 उनके विधायक हैं, 4 आरजेडी के हैं और 2 माले के हैं, तो 40 तो हो जा रहा है। जयराम महतो कल्याण कर रहे हैं तो 40 हो जाता है। तो 40 को सरकार बना लेंगे, कांग्रेस सरकार को गिराएंगे। इस तरह से सरकार चले, इसके लिए कोई शर्त नहीं, बिना शर्त कांग्रेस को छोड़कर सरकार चलना उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोई कोशिश कानून नहीं होता। सरकार चले, संख्या है 40 हो जा रहे हैं उनके और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के बल पर यहाँ सरकार
तो बिहार में भी 2-4 सीट हो जाने की कोई अंतर नहीं था। और असम में भी जो ये चले, असम में जो सीटें वो मांग तो सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से भी सीटें हैं। बीस तारीख में भाजपा का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ से भाई हमें। तो कांग्रेस को यही सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस को लगते हैं तो हमको जितना नुकसान होगा उससे कई गुना ज़्यादा भाजपा को नुकसान तो संकट रहेगा तो सरकार बंद सकती है। और 42-43 की सरकार तो बहुत दिन तक चली है यहाँ पर सरकार। बड़े आए दिन जब अवैध खनन पे खुद आसाम की बातें आती हैं तो नेतागण धनबाद को और धनबाद पहुंचने के बाद उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर नेता जान ले तो अवैध खनन एक दिन में बंद होगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अवैध खनन चल रही है इसमें केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार तक संलग्न है। इसलिए संलग्न है कि जो है कोयला जो है ना चोरी रुक नहीं रहा है। और कोयला चोरी क्यों रुकेगा? कोयला जो है आउटसोर्सिंग वाले को दिया जाता है, जो बीसीसीएल कॉन्ट्रैक्ट देती है, जितने भी आउटसोर्सिंग हैं वो लोग कोयला चोरी करके हार्ड कोक भट्ठा जितना भी धनबाद में चल रहा है वो सारे भट्ठा पर कोयला जो है ना चोरी का भेजते हैं। और इसी तरह सिलसिला करीब 7-8 साल से चल रहा है, लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। और भूत धसान के जहाँ तक सवाल हैं, बीसीसीएल चाहता ही नहीं है किसी को कंपनसेशन देना। बीसीसीएल जो है ना उलझा के सारे आदमी को केस मुकदमा लंड फंड में फंसा कर सारे आदमी को, जितना भी रैयत हैं, चाहे बिना रैयत वाले जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनको झरिया विस्थापित कार्यक्रम में भर देना है। लेकिन इतना ना धीमा गति से इनका काम चलता है कि आए दिन हमेशा घटना घटते जा रही है और जो है ना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा चीज़ है कि हर एक एरिया में जो जीएम है, एजेंट है, ये लोग कोयला चोरों से पैसा लेकर अंडरग्राउंड कोयला चोरी करवाते हैं, सिरमुहान बनवाकर। जो पहले ज़माने में जो है हॉलेज के रूप में निकाला जाता था कोयला, उसी तरह अभी कोयला ये लोग कोयला चोर लोग निकाल रहे हैं। लेकिन कोई इस पर रोक टोक नहीं है और इसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दोषी है। तो आप किन एरिया में कुछ चिन्हित किए? हमारे बीसीसीएल में 22 एरिया है, 2200 एरिया में 12 एरिया है। 12 एरिया में सारे जगह यही खेला चल रहा है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो नेतागिरी भी करते हैं, वो लोग भी इसी में संलग्न हो गए हैं कोयला चोरी में, जो कि अच्छा नहीं होना चाहिए था। ये धनबाद के लिए अच्छा नहीं है। पहले कोल माइंस प्राइवेट थी तो एक कोयला नहीं कोई चोरी करता था। क्या कारण है जो इतना बीसीसीएल का सीआईएसएफ रहते हुए और कोयला चोरी हो जा रहा है? इसका मतलब बीसीसीएल का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कोयला चोरी कराने में। प्रशासन का क्या रोल है? तो खुद कोयला चोरी करवा रहे हैं। प्रशासन तो भाई देखिए मेन है कि केंद्र से लेकर राज्य तक का जो है ये गड़बड़ी है, इसको तो सुधारना होगा ना। जब तक नहीं सुधारेंगे लोग तब तक कोयला चोरी रुकने वाला नहीं है। हाँ, आते हैं लोग, जाते हैं, जहाँ धंस जाता है वहाँ संतावना दे देते हैं, कुछ पैसा भी दे देते हैं लोग बीसीसीएल द्वारा कि भाई ये कंपनसेशन रहा। लेकिन जो है ना ये धंसना कभी नहीं बंद होगा, ताकि अवैध जो चलाया जा रहा माइंस उसके चलते ये धसान हो रहा है सब। इस मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इसको कोयला चोरी को बंद कराया जाए और सुचारू रूप से चले धनबाद।
धनबाद स्वच्छ रहे, प्रदूषण मुक्त हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं माधव सिंह, RCMS वाइस प्रेसिडेंट एंड इंटक झारखंड संगठन मंत्री।